तो आज हम एक नई यूनिट चालू कर रहे हैं। तो नई यूनिट में देखते हैं क्वेश्चन एमसीक्यू। जिस यूनिट का नाम है न्यूटन की गति का मतलब यांत्रिकी उसका नाम है, यूनिट का नाम। तो अब आगे बात करते हैं इसमें और क्या क्या है। तो हम चलते हैं फिर इसकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि हमें आंसर दिखाई ना दे। तो इसको हम फिर बात करते हैं। न्यूटन गति का पहली नियम, पहले नियम क्या कहता है? पहला नियम सब यही कहता है कि ये नियम है ना, जो किस चीज़ का नियम है, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो हम इसकी बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम है तो इसका आंसर ये होना चाहिए। तो देखते हैं क्या आंसर इसका ये है। नहीं गलत है। नहीं, उनका पहला नियम जड़ता का नियम है। मुझे जानकारी, जब मैं गलत बोल गया कोई बात नहीं, जड़ता का नियम है पहले। तो पहला नियम जो है जड़ता का नियम। गुरुत्वाकर्षण नियम अलग है जो दे रखा है, उसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये एमसीक्यू चल रहे हैं, हमारी यांत्रिकी यूनिट है उसमें से। तो ये फिजिक्स की यूनिट है। तो अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कि न्यूटन के प्रथम नियम को जड़ता का नियम कहते हैं। प्रत्येक कण जो ब्रह्मावस्था में रहना चाहेगा और जो गतिशील अवस्था में रहना चाहेगा, अगर किसी मतलब वस्तु को रोका जाता है तो वो उसका विरोध करती है। मतलब अगर मान लो कोई व्यक्ति बैठा है बस में और अचानक गाड़ी चलने लगती है तो पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये गति का प्रथम नियम है न्यूटन का। अब साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो कैसे करता है देखते हैं इसमें। अब इसका आंसर देख लेते हैं, क्या आंसर है इसका। तो आंसर इसका बी है, यानी कि ये इसमें कह रहा है कि कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में साधारण यंत्र की, मतलब कम बल का उपयोग करके। चलो ये कोई बल का हो सकता है नियम हो, लेकिन मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। और ये क्वेश्चन आया है ISPD में, देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? जाहिर सी है, वायु में भी अगर कहते हैं दबाव होता है तो वो बढ़ेगी। तो इसमें आंसर देखते हैं। आंसर इसका ए होना चाहिए। तो इसमें आंसर क्या दे रखा है? आंसर इसका ए दे रखा है। तो इसका आंसर ए बढ़ेगी, यानी कि आप सांस लेकर के किसी तराजू पर खड़े हो जाएंगे तो उसका जो भार है वो बढ़ेगा ही। ठीक है। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। वॉशिंग मशीन का सिद्धांत। भाई देखिए, वॉशिंग मशीन चलती है तो उसमें क्या अपकेंद्रण का काम होता है, मतलब वो कपड़े साफ करने का काम करती है। और इसका जस्ट उल्टा बात करें तो वो हो जाएगा अपकेंद्री मतलब जो वॉशिंग मशीन का, जैसे वॉशिंग मशीन हुई, दूध से मठा छाछ निकालने की मशीन हुई, इस प्रकार की ये काम करती है। तो इसका आंसर ए होना चाहिए। और देखते हैं आंसर इसका ए है। देखिए इसमें दे रखा है सीधा साफ। मैंने दोनों चीज़ बता रहा था कि देखो, एक अपकेंद्री बल होता है, ये पढ़ रहे हैं अपन अपकेंद्री बल, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल, मतलब इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। इंग्लिश में याद रखें तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, और इंग्लिश में थोड़ा हिंदी में कन्फ्यूजन हो जाता है। अपकेंद्री बल, कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, सेम टू सेम होता है। लेकिन जस्ट इसके विपरीत अपकेंद्री बल आपने देखा होगा कि जब हम रोड पे चलते हैं तो भाई साइकिल झुक जाती है। यहाँ अपने मौत के कुएं में देखे उदाहरण, कई सारे उदाहरण होते हैं, इसमें आप देख सकते हैं। प्रक्षालन मशीन का खाना, प्रक्षालन मतलब मेरे अंदाज से ये वही हो गया, दूध से मठा निकालने की या कपड़े धोने की। तो इसमें अपकेंद्री होना चाहिए। इसका 5 का आंसर देखते हैं क्या है 5 का आंसर। तो आ गया ए, अपकेंद्रीय, बिल्कुल सही है। इसका आंसर यही है, ये हमने देखा था और इसकी उपयुक्त व्याख्या भी देखी थी हमने। और अपकेंद्री वाला मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है। निम्न में मतलब कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? देखिए राशि दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश एक सदिश। और दोनों में क्या होता है, देखिए सदिश राशि होती है, कैसी राशि होती हैं? सदिश राशि ऐसी राशियाँ होती हैं जिनमें जो दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि कौन सी है, यहाँ पे सदिश राशि और अदिश राशि में क्या अंतर है, ऐसी चीज़ पूछी जाती है। तो सदिश राशियाँ जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो तो ये सदिश राशि है। लेकिन कौन सी होती है? ये आयतन होती है। इसका और भी इसमें राशियाँ दे रखी होंगी, देखें कौन कौन सी राशि दे रखी है। देखिए ये राशियाँ दे रखी हैं। पहली राशि दे रखी है आपको बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग। ये सब सदिश राशियाँ हैं। और इसके अलावा आयतन एक सदिश राशि है, वो अदिश राशि है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? अब देखा था अभी अभी हमने देखा है, देखो वेग है, त्वरण है, विस्थापन है, संवेग है। तो इसमें संवेग है, संवेग क्या है? सदिश राशि है। ऊपर आंसर दिख भी रहा है, तो संवेग एक सदिश राशि हो गई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, बनाइए। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? तो देखा था अपन ने, अभी देखा था, जस्ट देखा, देखिए याद कर लीजिए। बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग है। मुझे याद नहीं होती, लेकिन आपको तो याद ही करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसका आंसर है विस्थापन, तो इसमें विस्थापन आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। तो हम आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या आंसर है इसका। तो इसका आंसर सी आंसर है, बिल्कुल विस्थापन। पदार्थ के संवेग और वेग में अनुपात में कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त होती हैं?
तो पदार्थ के संवेग और वेग में कौन सी भौतिक राशियाँ, देखो संवेग और वेग मतलब दोनों चलने की बात कर रहे हैं, तो चलने की बात कर रहे हैं तो यानी कि त्वरण होना चाहिए मेरे अंदाज से आंसर। और तब भी देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, सी आंसर द्रव्यमान होता है। अच्छा, तो शायद मैं गलत हूँ इसमें कहीं ना कहीं। तो देखिए अच्छा गुणनफल पूछ रहा है, संवेग इंटू द्रव्यमान इंटू वेग, हो सकता है इसका कोई फार्मूला हो, मुझे कभी मैंने शायद इस तरह का ध्यान नहीं दिया, तो मैंने भी आज पढ़ लिया, चलो अच्छी बात है। अब बल इंटू, देखिए ये तो मैंने याद नहीं किया ना, मुझे पता है, लेकिन इसको आंसर देख के बता पाएंगे, तो इसका क्या आंसर है देखते हैं। चलिए तो इसको हटाते हैं और आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बल्क गुणनफल, बल इंटू बल्क मतलब गुणनफल किसके बराबर होता है देखते हैं। अब इसका आंसर आ गया है, तो आंसर इसमें बी ऑप्शन है इसका। और ये देखते हैं क्या होता है, बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, एफ बराबर एम ए, ये तो याद था, एफ बराबर एम ए होता है, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, यदि किसी घन के, देखिए ये क्वेश्चन है, ये मतलब एक तरीके से क्षेत्रफल करता है, तो उस घन की माप क्या होगी भाई, ये तो करना पड़ेगा, ये करके ही आएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन से मैं थोड़ा अलग रहता हूँ, हो सकता है पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आए, तो ये ऐसे आप करके देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो उसमें करके देखा है, लेकिन फिर भी मैं इन क्वेश्चन से अलग रहता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा नहीं लेता। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, ऊर्जा संरक्षण का आशय यही है कि ऊर्जा को ना तो समाप्त किया जाता है, ना ही तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसका देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए, आंसर इसका डी होना चाहिए। तो आंसर इसका अपना डी आंसर दे रखा है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जाता है, सब उसका रूप उत्पन्न किया जा सकता है। हवाओं की ऊर्जा, भाई हवाओं की ऊर्जा तो बात करें जैसे कि गतिज ऊर्जा एक स्थिर ऊर्जा होती है, तो इसमें गतिज ऊर्जा होना चाहिए हवा में, जहाँ तक है। देखते हैं फिर भी इसमें क्या ऊर्जा है कि दोनों की एक ही है, तो इसमें गतिज ऊर्जा दे रखी है हवा में, मतलब हवा में गतिज ऊर्जा होती है ये। तो इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखता है कि वायु शक्ति ऊर्जा के रूपांतर में कौन सा होगा। तो इसमें देखते हैं वायु शक्ति जो ऊर्जा प्रदान किया था उसमें गतिज ऊर्जा को, आपने देखा ऊपर क्वेश्चन देखा होगा, 70 उसका ही है। तो गतिज ऊर्जा के दौरान आपने जो वायु जो पवन चक्की होती है उसके द्वारा होती है, गतिज ऊर्जा रहती है उसमें जो उसके द्वारा चलती रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो इसमें दे रखा है, ये अपना आंसर दे रखा है, उसका ऑप्शन ए है। अब एक ट्रेन जैसे चलना प्रारंभ करती आती पीछे को झुक जाता है, तो इसका क्या होगा, इसका सीधी सी बात है कि स्थिरता के साथ जोड़, मतलब आदमी सीधा बैठा है तो झुक जाएगा पीछे, तो क्या हुआ, स्थिति उससे परिवर्तन हुई है ना, तो स्थिरता के साथ। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो इसमें देखते हैं अगल में क्या होता है, इसका स्पष्टीकरण दे रखा है कि एक पृष्ठहीन पर व्यक्ति खड़ा सीढ़ी बजाने की गति में लाता है, तो यदि कोई बाह्य बल प्रतिक्रिया होती तो RH में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसका आंसर ये दोनों सही है, और दोनों ही इसमें ये दोनों का स्पष्टीकरण है, क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं होता संवेग में। तो इसका आंसर भी देखते हैं, आंसर क्या है, आंसर इसका बी है, और दोनों ये सही है। तो इसका आंसर बी है, और AR का सही स्पष्टीकरण किया है इसने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सड़क पर चलना बर्फ़ पर कठिन होता है, क्योंकि भाई इसलिए होता है उसमें घर्षण कम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर और भी क्वेश्चन देखते हैं इसके, और एक देखते हैं आता है, ये देखो। तो मैंने वही का बात कही थी कि उस पर घर्षण कम होता है, तो ये देखिए उसी घर्षण की वजह से इस पर कम आया, तो इसका आंसर डी निकला, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो इसमें देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर निष्कर्ष देखिए कि एक भरी हुई गाड़ी को चलाने को उसे चलाना रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत देना पड़ा, अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता। सीधी सी बात, देखिए आप जैसा समझिए, कोई गाड़ी खड़ी है उसे हम धक्का देते हैं तो उससे ज़्यादा ताकत की आवश्यकता पड़ती है, जैसे वो चलने लगती है तो उसमें कम ताकत की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा सी। क्यों, क्योंकि उसमें वो चलने लगी है, तो चलने लगी तो अब ताकत की कम आवश्यकता पड़ेगी, तो इसीलिए इसका सी आंसर होगा। तो आंसर सी दे रखा है। अब आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप इसमें सूत्र इसका देख लीजिए, उसी आधार पे से सॉल्व कीजिएगा। अब आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। अब देखिए एक कार, एक ट्रक, एक मोटरसाइकिल गति ऊर्जा के समान है, तो अवरोधक बल लगाया जाए तो क्रम से क्या होगा। तो देखिए कोई भी चीज़ हो, जैसे कि आप आसमान से कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो तभी दोनों चीज़ एक साथ आती है, तो इस प्रकार से यहाँ पे भी नियम, सीधी सी बात है, गति ऊर्जा कोई लगाते हैं हम तो तीनों चीज़ एक साथ ही रुकेंगी, चाहे कुछ भी हो। तो आंसर इसका सी होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसका आंसर सी है, देखो सी है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो टॉपिकल क्वेश्चन है, आपको करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर देख लीजिए, आप इसको कीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे क्या आता है। अब आगे वाला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो कार में बैठा है और जो बरामद में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों की प्रत्येक क्रिया का आ रहा है, तो यह कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों की प्रत्येक क्रिया की क्या होगी। तो इसमें आर कम होना चाहिए, जगह आर कम है, तो आर कम क्वेश्चन को आंसर भी दे रखा है, बी आंसर दे रखा है, आर कम होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा। तो
तो इसमें देखते हैं कि तेल, देखिए ऐसा होता है कि हम किसी को तेल को टैंकर में ले जाते हैं रोड पर, तो रोड पर क्या होता है कि जो तेल पीछे की तरफ भागने की कोशिश करता है, ट्रक आगे चलता है, तो क्या है आगे थोड़ा कम खाली सा दिखेगा, पीछे भरा हुआ दिखेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। तो ये सी आंसर है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि एक 30 वृत्ताकार पथ पर जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन क्या होगा। देखो सीधी सी बात है, अब हम किसी रोड पर मानना चाह रहे हैं हमारी गाड़ी बहुत तेज़ है, तो क्या होगा, या तो वो फिसलेगी, किधर के लिए फिसलेगी, बाहर की ओर ही फिसलेगी, और बाहर की तरफ फिसलेगी या उल्टेगी, सीधी सी बात है, दोनों में एक चीज़ होगी। अंदर के पहियों पर उल्टेगा, भाई अंदर के पहिया क्यों उल्टेगा, वो बाहर की तरफ जाएगी जो भी जाएगी, देखो आप रोड से बाहर निकल जाएंगे, सीधी सी बात है ये। तो इसका आंसर आप देखते हैं एक में क्या दे रखा है, 1 और 3, तो इसमें क्वेश्चन हमारा ये है और 1 3 इसका आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो आगे क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें देखा त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। भाई देखो त्वरण ज्ञात करने के लिए एक सही सूत्र है, तो इसमें है ये ए बराबर यू इंटू वी और टी बटे में, तो ए त्वरण हो गया, यू प्रारंभिक यू देखो इसमें टी समय हो गया, और यू अभी क्या हो जाएंगे, प्रारंभिक अंतिम त्वरण हो जाएंगे। तो देखते हैं इसमें यू को क्या माना है, यू को कर माना है अंतिम वेग, मतलब अंतिम, और यू और भी को माना है अंतिम कण वेग, और यू को माना है प्रारंभिक कण वेग। तो ये क्वेश्चन आज ये कंप्लीट होता है। अब अगला जो भी सीरीज आएगी तो आगे देखेंगे, और हम इसी को ये समझाते हुए, मतलब ये क्वेश्चन है इसका मतलब टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं साथ ही साथ में। तो आगे देखिए, आगे सीरीज आती रहेगी इसी चैनल पर, पाठशाला नाम से।